अस्सलाम वालेकुम। नोवेल के दीवानों को मेरा दिल से सलाम। तो दोस्तों, नोवेल की न्यू एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि नोवेल आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर नोवेल आप लोगों को पसंद आ रहा है तो नोवेल को लाइक जरूर किया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी जरूर किया करें। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मौसूल हो जाया करे। तो चले दोस्तों, आप लोगों को ज्यादा वक्त नहीं लेते, पहले रिमाइंडर पढ़ते हैं, उसके बाद एपिसोड की जानिब चलेंगे। वो बड़े भाई से बाप बनने में देर नहीं लगाता था। सॉरी भाई, इसने निगाह मिलाए बगैर शेरू ने बहुत सी बातों की माजरत एक साथ की और कमरे से बाहर निकल गया। जवाहिरात हैरान नजरों से हाशिम को देख रही थी। आपको क्या लगा था मैं नहीं जानता? मुझे ये लग रहा है कि शायद मैं ही तुम्हें नहीं जानती। वो सुते हुए चेहरे के साथ मुस्कुराई, फिर इसके कंधे पे हाथ रख कर दबाया। वो कल का बच्चा, वो कुछ भी नहीं कर सकता, और अगर कुछ किया भी तो मेरे पास इसका हल है। जाओ चेंज करो और सो जाओ। हाशिम ने आहिस्ता से जज्बात में सर हिला दिया। इसका सर दर्द से फटा जा रहा था। तुम हिसाब दोगे शादी? सबने मिलाए हाथ, यहाँ तीरगी के साथ। कितना बुरा मजाक हुआ रोशनी के साथ। इतवार को सिवाय सूरज के सब कुछ ही सुस्ती से तुलू हुआ था। जमर फजर के बाद सोई थी तो फिर देर से उठी और इसकी आंखें अभी तक सुर्ख थी। घुंघराले बाल हाथों से समेटते वो सरहाने पड़े फोन की तरफ मुतवज्जह हुई जो बजे जा रहा था। गहरी सांस लेकर इसने कॉल ली। कहिए हाशिम। वो जो अपने घर के अंदरूनी जिम में ट्रेडमिल पे भाग रहा था बेख्तियार रुका। हैंड्स फ्री कान में वका किया और तौलिए से चेहरा खुश करते हुए बोला, मैं अपने मुलाजिम की बेवकूफी में माजरत करना चाहता हूँ। जो हुआ इसमें मेरा कसूर नहीं था। समर की आंखें फिर से जलने लगी। शादी का आखिरी चेहरा याद आया। इसकी आंखों में आंसू थे। इसको पाला था, बड़ा किया था। इसको दुख में देखकर दुख बढ़ जाता था। एक गलती पे इतना तो ना सुनाती। वो खामोश रही। हाशिम ने तौलिए से गर्दन की पूछ रगड़ते हुए दोबारा कहा, और मैं किसी भी ऐसे वाकये की वजह से अपने और आपकी वर्किंग रिलेशनशिप को खराब नहीं करना चाहता। फिर जूस की बोतल उठाई और मुंह से लगाई। तमतमाते चेहरे पे तनाव था, एहतियात थी। जुमर ने फिर बेड से उतारे फोन कंधे और कान के दरमियान रखा, पोनी में बाल जकड़े। मेरा और आपका वर्किंग रिलेशनशिप 1 2 3 पे मबनी है हाशिम। 1, हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। 2, हम एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और 3, इस सब के बावजूद हम बहुत इज्जत से एक दूसरे के काम आते रहते हैं। तो इस ताल्लुक को कायम रखने के लिए बेहतर है कि हम जाहिर करें कल कुछ भी नहीं हुआ। चप्पल पहनकर वो खड़ी हो गई। दुरुस्त वो जरा सा मुस्कुराया। मिसेज जवाहिरात का नेकलेस मिल गया? इसने जरा ठहर कर पूछा, और हाशिम की आंखों में बहुत कुछ समझती हुई मुस्कुराहट उतरी। मेरी तरफ से वो नेकलेस जहन्नुम में चला जाए। गुड। जुमर ने फोन बंद किया तो वो मुस्कुराते हुए मुड़ा। नौशेरवा जिम में दाखिल हो रहा था। वो रात वाले लिबास में था, बिखरा मुजमहिल, जबकि टी शर्ट और ट्राउजर में मलबूस हाशिम को देखकर लगता था कि वो एक पुरसुकून नींद के बाद जागा है। भाई मुझे माफ कर दें, ये सब मेरी वजह से हुआ। वो करीब आया तो इसका सर झुका हुआ था। हाशिम ने हैंड फ्री कान से निकालते हुए नरमी से इसे देखा। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। शहरी ने तुम्हें इस्तेमाल किया। ये नाम सुनकर नौशेरवा की आंखों में मलाल उभरा। इसकी चोट सदमे से गम के मरहले में दाखिल हो चुकी थी। इससे अगला मरहला गुस्सा और फिर इंतकाम था। वो मुझे यूं एक्सप्लॉइट करेगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। वो एक दिन में जमा ताजीम के सीगे से वाहिद गैर ताजीम पे गिरा दी गई थी। ये बात तुम्हें मुझसे नहीं इससे कहनी चाहिए। मैं सोनिया को ड्रॉप करने इधर जा रहा हूँ। चेंज करो और मेरे साथ आओ। हाशिम ने इसका कंधा थपका। इसने चेहरा उठाकर बड़े भाई का शिकवा के नजरों से देखा। और वो शादी, इसकी क्या सजा होगी? इसकी सजा शुरू हो चुकी है। वो पकड़ा गया है। जमर ने नेकलेस इसकी जेब से बरामद कर लिया है। अभी कॉल की थी इसको डीए डिस्ट्रिक्ट ने खुद बताया। वो हैरान हुआ। इसके लहजे ने बताया। इसने खुद नेकलेस का पूछा। इसकी आवाज से पता चला था कि शादी अपना एतमाद खो चुका है। तैयार हो जाओ। नौशेरवा के शाने को थपथपाकर वो आगे बढ़ गया। इधर जुमर के घर में सदाकत बड़े अब्बा की चाय लिए इनके कमरे तक आया तो देखा वो फोन पे बात कर रहे थे। चेहरा झुका था और आवाज थकी थकी सी लगती थी। सदाकत चाय रख के खामोशी से चला गया। इधर वो फोन पे कह रहा था, क्या वाकई ऐसा हुआ? तुम लम्हे भर के लिए यहाँ से दूर आके छोटे बागीचे वाले घर में आओ तो लॉन्च में हुनैन सोफे पे बैठी फोन कान से लगाए बरहमी से कह रही थी, अब्बा जुमर फुप्पो ने भाई की बहुत इंसल्ट की। इनको इसका हक नहीं था। वो नेकलेस आया कहाँ से? किसी ने डाल दिया होगा भाई की जेब में। मेरा भाई कोई चोर थोड़ी है।
हाशिम, अब्बा ने सर झटका। मुझे वो हमेशा नापसंद रहा, मगर मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो घर में आए मेहमानों के साथ ये करेगा। हाशिम भाई का इसमें कोई कसूर नहीं है, वो तुरंत बोली थी। जमाल फुप्पो का कसूर है, वो फारिस मामू की रिहाई का बदला भाई से ले रही है। इनको मामू से बहुत बहुत दूर दूर अंदर होने, इनके अंदर कोई डूब कर उभरा। समझ नहीं आया कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करे और इसे क्या ताबीर दे। फिर दिल को सख्त करके बोली, इनको मामू से बहुत नफरत है, इसलिए वो ऐसा करती है। इसने फारिस के खिलाफ गवाही तक वापस ले ली थी हुनैन, और वो क्या करे। मगर क्या ऐसे मामू की जिंदगी के 4 साल वापस आ जाएंगे? आप मिले इनसे नहीं ना? देखा है कैसे उखड़े उखड़े जिंदगी से बेजार लगते हैं। पहले तो जोक्स भी करते थे, मजे मजे की बातें करते थे। कम वो थे, मगर जब भी बोलते मजा आता था। अब सिर्फ दिल दुखता है, वो आजादगी से कह रही थी। जमर की जगह खुद को रख कर देखो तो वो हक बजाने पे इसको जिस तरह दिखाया गया वो कैसे यकीन न करती। बात यह है, बड़े अब्बा के मामू इनसे ज्यादा हक बजाने पे। ये वो आखिरी बात थी जो हुनैन ने कही थी। और आप कब तक फुप्पो के पिघलने का इंतजार करेंगे? मेरा भाई कहता है, हाथ पे हाथ धर के बैठना तो कल नहीं सुस्ती होता है, कुछ तो करना पड़ता है। अब्बा भाई की आंखों में आंसू देखे हुए निकल रहा। क्या वो अब कभी भाई से अच्छे से बात नहीं करेंगी? बहुत मोहब्बत करता है भाई इनसे। सिर्फ भाई आखिरी लफ्ज कहते हुए इसने खुद से भी नजरें चुराई थी। अब्बा ने खामोशी से फोन रख दिया था। अब इनको कुछ करना था। खुशी की बात नहीं है कोई फंसाने में, वरना उज्र न था आपको सुनाने में। जमर कॉल खत्म करके बाहर आई तो बड़े अब्बा लाउंज में अखबार पढ़ रहे थे। वो खामोशी से सामने वाले सोफे पे आ बैठी। बड़े अब्बा ने ऐनक के ऊपर से इसे देखा। इसकी आंखें और नाक गुलाबी पड़ रही थी। सदाकत ने चाय लाकर रखी तो वो सर झुकाई चीनी मिलाने लगी। पार्टी कैसी रही? तुम रात बिना बात किए अंदर चली गई थी। क्या मैं ये समझू कि आपके पोते या पोती ने सवेरे ही फोन करके सारी बात नहीं बताई? इसकी आवाज भारी थी। शायद वो रात को रोई थी। वो किसी के सामने नहीं रोती थी। वो मजबूत थी। बड़े अब्बा को हर मजबूत इंसान पे अब तरस आता था। हुनैन ने बताया है सब, मगर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। जमर कप लबों से लगाकर टीवी की सिम देखने लगी। इसका रंगीन शो जारी था। लाउंज में फिर भी खामोशी महसूस होती थी। दोनों मुंतजिर थे। फिर वही बोल उठी, उसको पैसे चाहिए तो मुझसे मांगता, कोई मसला था तो मुझे बताता। मगर शिद्दत जब से आंखों में गुलाबी लकीरें उभरने लगी। तुम्हें लगता है इसने चोरी की है? वो नेकलेस इसके पास से मिला है। वो अंदर कमरों में भी गया था। वो इसीलिए आने पे राजी हुआ था कि पार्टी घर पे है, वरना पहले साफ इनकार कर दिया था। मुझे इसके बाद क्या लगना चाहिए सिवाय इसके किसने मुझे धोखा दिया? बड़े अब्बा थक कर इस बात में सर हिलाने लगे। हाँ, वो बड़ा हो गया है, धोखा देने लग गया है, फरेबकार बन गया है। ऐसा ही है बिल्कुल। समर के दिल पे किसी ने पैर रख दिया। फरेबी और शादी कुछ अंदर तड़पा था। ऐसे मत कहें, तंज में भी नहीं। नहीं, तंज नहीं है, सच है ये। वो कितने आराम से सबको धोखा दे देता है ना। और तुम्हें तो पहली दफा धोखा नहीं दिया इसने। वो जो 2 उंगलियों से कनपटी मसल रही थी चौंक कर इनको देखने लगी। क्या कहना चाह रहे हैं आप? वो धोखेबाज है, इससे फरेब की ही तो करो जमर। इनकी आवाज बुलंद होने लगी। अल्फाज की निस्बत लहजा मुख्तलिफ था, अजीब था, चौंका देने वाला था। मत कहें, कुछ मत कहें। और वो मतहूश होकर इनको रोकना चाहती थी। वो कुछ नहीं सुनना चाहती थी। तुमने इससे कहा वो तुम्हारी तकलीफ नहीं समझ सकता। जाहिर है वो कैसे समझ सकता, इसने तो तब भी तुम्हें धोखा ही दिया था। जमर के लब अधखुले रह गए थे। टूटे कान से इसका दिल जख्मी किया जा रहा था। बड़े अब्बा अपनी जगह से आगे हुए, जरा झुके, जुमर की आंखों में झांक कर कहने लगे, याद है वो यूरोपियन औरत जिसने तुम्हें गुर्दा दिया था? जुमर ने सर भी इस बात में ना हिलाया। वो बस इनको देख रही थी। जुमर, इस औरत ने गुर्दा नहीं दिया था तुम्हें, वो गुर्दा शादी ने दिया था। वो एकदम खड़ी हुई, फिर मुड़ी, खिड़की की पट जोर से धकेले, ताजा हवा में दमे के मरीज की तरह मुंह खोलकर आंखें बंद करके सांस लेने की कोशिश की। वो लड़का कितना झूठा है ना। इसने तुमसे झूठ बोला, धोखा दिया, सब इसने प्लान किया। इसका खून गुर्दा सब तुम्हारे जैसा था, मगर दिल तुमसे बड़ा था। वो कहता था ये मेरा टेस्ट है, मैं तीमारदारी करके नंबर बना लूं या पढ़ाई के बहाने नजरों से गायब होकर अपना फर्ज अदा करूं, और अगर बुरा बनता हूं तो बन जाऊं, मगर इस टेस्ट में फेल नहीं होना चाहिए मुझे। कमर को काट कर गुर्दा निकालने की तकलीफ क्या होती है जमर, इसको पता है। वो लड़का आज एक गुर्दे पे है। जब तुम अस्पताल में थी तो वो भी करीबी कमरे में एडमिट था, मगर इसे तो हमदर्दी भी नहीं मिली। वो 4 साल से खामोशी से तुम्हारी सदमेहरी बर्दाश्त करता आ रहा है, और तुम कहती हो वो तुम्हारी तकलीफ नहीं समझता। इसने तेज तेज सांस लेते हुए आंखें खोली। इसका रंग सफेद पड़ रहा था, शायद अब वो नीली पड़ने वाली थी। सिर्फ दम से ही रंग नीला नहीं पड़ता,
मुझे क्यों नहीं बताया? रुक रुक कर अल्फाज निकले, इससे सांस नहीं लिया जा रहा था। वो खिड़की को पकड़े खड़ी थी, थकन से आंखें बंद हो रही थी। बहुत खुददार है मेरा बेटा जुमर, मैंने कितनी मेहनत की थी इसकी, मगर वो कहता था अगर पप्पो को पता चला कि ये मेरा गुड्डा है तो वो कभी नहीं लेंगी। पप्पो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, मैं इनका भाई भी हूँ, दोस्त भी हूँ, बेटा भी हूँ। वो मुझे तकलीफ से नहीं गुजार सकती, ऐसे वो कभी ठीक नहीं होंगी। मैं आज भी ना बताता, अगर तुम इस रात तो इसको ये ना जताती। इसने कर्ब से आंखें बंद कर ली। गुर्दा कटने की तकलीफ ज्यादा बड़ी थी या दिल कटने की? इस सवाल को तो जवाब की जरूरत ही न थी। वो पसमर्दा नहीं चेहरे के साथ इसकी पुष्ट देख रहे थे। अगर आज तुम्हारे पास एक गुर्दा है तो इसकी वजह शादी है। वो धीरे से पलटी, इसकी आंखों की गुलाबी लकीरें सुर्ख पड़ चुकी थी, शायद इनमें नमी भी थी। भले वो इन्हें ना गिरने दे, मगर वो बहरहाल आंसू थे। आप ये कह रहे हैं कि अगर आज इसके पास एक गुर्दा है तो इसकी वजह मैं हूँ और ये सवाल नहीं था? तो इसका कोई जवाब भी न था। वो नम आंखों से इसको देखते रहे। जवाब का इंतजार इसे भी न था। वो तेजी से अपने कमरे की तरफ चली गई। खिड़कियां पूरी खुल चुकी थी और ताजा हवा बहुत उम्मीद अफजा थी। उल्फत के सौदे कौन करे, नफरत की झोली कौन भरे, हम कारोबारी दुनिया में बेगाने ही बेगाने हैं। सिया BMW इस बंगले के पोर्च में रुकी। शोफर ने फौरन दरवाजा खोला। हाशिम बाहर निकला और सोनिया की उंगली पकड़े इसे भी बाहर लाया। फिर ग्लासेस उतार कर गरिबान में अटकाते हुए दाखिली दरवाजे को देखा, जहां शहरीन खड़ी थी। वो अभी उठी थी कि मगर बॉब कट बाल बिल्कुल सेट थे। बाय बाबा। सोनी से मिलने को वो झुका तो इसने बाप के दोनों गाल चूमे, फिर पीछे उतरते नौशेरवा को हाथ हिलाया। बाय शेरू। वो जो खुशमगी निगाहों से शेरीन को देख रहा था, बदिक्कत मुस्कुरा कर सर को खम दिया। सोनिया भागती हुई माँ के गले लग गई, जो इसके लिए झुकी थी। इन दोनों से कतन बेनियाज मेरा बेबी। आंखें मूंदे बच्ची को साथ लगाए वो बड़बड़ाई। हाशिम एक हाथ जेब में डाले मुस्कुरा कर दोनों को देख रहा था। बताया है मुझे सोनिया ने रास्ते में, इसे कितनी ख्वाहिश थी हमारे हनीमून की तस्वीर देखने की। शेरीन बेख्तियार सीधी हुई निगाहें फिसल कर खुद को चुपती आंखों से देखते हुए शेरू पे गईं। इसकी गर्दन में गिल्टी से उभर कर मासूम हुई तो वो बजाय लापरवाह थी। सोनिया को सर के इशारे से अंदर भेजा। तो तुम्हें लगता था तुम मुझे बेवकूफ बना लोगी? वो मुस्कुराते हुए आगे आया, इसके बिल्कुल मुकाबिल खड़ा हुआ और आंखों में आंखें देकर बोला, तुम क्या कह रहे हो? वो उकताई। शेरीन, इंसान में इतने गट्स होने चाहिए कि अपनी अमल की जिम्मेदारी ले। तुमसे अच्छा तो शादी निकला। दो हाथ लगाए मेरे गार्ड ने तो सब बक दिया कि किस तरह तुमने इसे पासवर्ड दिया। और हाँ, वो मेरी भी बेटी के केक पे तुम अच्छी जासूस बन सकती हो। वैसे तुमने ISI के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया? शहरीन की आईब्रो हैरत से उठी। शादी ने? ओह, तुम्हें लगा था वो नहीं बताएगा? शहरीन की आंखों में गुस्सा और बेजारी उभरी। मैं तुमसे इतनी उकता चुकी हूँ कि तुम्हारे खिलाफ मदद मांगने वाले को इनकार नहीं कर सकती, और किसी अच्छे दोस्त को तो बिल्कुल नहीं। ओह अच्छा दोस्त, क्या तुमने नोट किया? मुड़े बगैर नौशेरवा से सवाल किया। और इसको दूसरी दफा सदमा हुआ था। अभी तक उम्मीद थी कि शायद, मगर अब नहीं। अब गुस्से में बदलने लगा। वो भाई के औकफ से निकल कर आया। क्या तुम्हें मैं ही मिला था इस्तेमाल करने के लिए? भमे पीछे वो गुस्से से कह रहा था, वो भी इस लूजर शादी के लिए। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और बदला तो मैं तुमसे भी लूंगा। वो के हाशिम यही चाहता था, मगर नौशेरमा का पारा की तरह तेज चढ़ता गुस्सा काबू करने के लिए इसे इसकी कोहनी थामना पड़ी। नौशेरमा सर झटक कर रुख मोड़ गया। शेरीन बस जब से इन दोनों को देखे जा रही थी, आइंदा मेरे खिलाफ किसी की मदद करने से पहले ये सोच लेना कि फिर तुम्हें सारी जिंदगी अपनी बेटी की शक्ल नहीं देखने दूंगा। और अगर कोई शक हो तो पहली किस्त तुम 3 दिन बाद तब देखोगी, जब तुम छुट्टियों पे दुबई अकेले जाओगी। सोनिया को इसलिए छोड़ रहा हूँ कि 2 दिन गुजार लो इसके साथ। शेरीन के तासुरात बदले, बेचैनी, परेशानी। वो तेजी से आगे बढ़ी। हाशिम, सोनिया मेरे साथ जाएगी, यही तय हुआ था। तय करने वाला मैं था, मंसूख भी मैं कर रहा हूँ। मुस्कुराहट गायब थी और वो दृष्टि से चबा चबा कर कह रहा था, खुला के वक्त अपनी बेटी मैंने तुम्हारे हवाले की थी कि तुम माँ थी, तो मैंने तुम पे एहसान किया था। तब से हफ्ते में 2 दिन अपनी बेटी को लेकर जाता हूँ, बाकी वो तुम्हारे साथ रहती है। तुम्हें मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं मिलती, और इस सब का सिला तुमने मेरी पुश्त पे वार करके दिया। इसकी आवाज ऊंची हो रही थी। नौशेरवा अब जरा कम गुस्से से इनको देख रहा था। अंदर से परेशानी भी थी। शहरी बेटी के बगैर कैसे रहेगी? मैं सोनिया के बगैर कैसे रहूंगी? तुम ये नहीं कर सकते। इसका सारा तंतना झाग बनकर बैठ गया। ये तो पहले सोचने वाली बात थी। 2 दिन गुजारो और तीसरे दिन मेरी बेटी को वापस छोड़ जा।
اور یہ تو تم جانتی ہو کہ میری بیٹی کو میری مرضی کے بغیر تم دنیا کے کسی ملک لے جانا تو کیا اس ملک سے بھی نہیں لے کر سکتی؟ اس نے صرف پاسورڈ مانگا تھا، اسے وہ واپس چاہیے تھا جو تم نے اس سے لیا ہے۔ مجھے نہیں پتا وہ کس چیز کی بات کر رہا تھا۔ تم میرے ساتھ یوں مت کرو ہاشم۔ ہاشم چوکا، پھر سر جھٹکا۔ نہیں پتا تھا تو اس کی مدد کیوں کی؟ تمہاری بیٹی کا باپ ہوں میں، اور یہ تمہاری بیٹی کا چچا ہے جس کو تم نے یوز کیا۔ تو اب تم سونیا کو نہیں لے کر جا رہی؟ قطعی انداز میں کہہ کر وہ مڑ گیا۔ دونوں تیز تیز کار تک واپس آئے، دروازے جھٹ کھولے گئے۔ شیری کھڑی رہی، بے بسی، پریشانی سے لب کاٹتی۔ میں نے شادی کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا، ہاشم بیٹھتے ہوئے بڑبڑایا۔ نوشہرا نے بے اختیار اسے دیکھا۔ مطلب کیا تم سن نہیں رہے تھے؟ اسے وہ چاہیے تھا جو میں نے اس سے لیا تھا۔ وارث کے لیپ ٹاپ کے ڈاکومنٹس وہ میرے پاس تھے، کہتے ہوئے شوفر کو اشارہ کیا۔ وہ سر ہلا کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آیا۔ مگر 15 منٹ میں وہ کتنے ڈاکومنٹس پڑھ سکتا ہے؟ شاید ایک بھی نہیں، مگر 15 منٹ میں وہ ان سب کو کاپی ضرور کر سکتا ہے، کہہ کر ہاشم جیسے ساری دنیا پہ لعنت بھیج کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ نوشہرا خاموش ہو گیا۔ اسے شیری کی حالت دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی تھی۔ شیری کا قصور نہیں تھا، یہ شادی تھا جو ہر چیز کے درمیان آیا تھا۔ اس کا قصوروار ہمیشہ شادی نکلتا تھا۔ ہم ہی نہیں تھے، ہماری طرح کے اور بھی لوگ عذاب میں تھے جو دنیا سے سوچتے تھے الگ۔ صبح کی سنہری سفیدی میں گرمی کی حدت بڑھتی جا رہی تھی۔ مرحوم ذوالفقار یوسف کے گھر میں چلتے ایئر کولر نے ٹی وی والے کمرے کو قدرے ٹھنڈا کر رکھا تھا۔ ندرت ادھر ادھر بکھری چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ ساتھ ساتھ راہداری کی گول میز پہ بیٹھے حنین اور اسامہ کو لیکچر بھی جاری تھا۔ اتنا نہیں ہوتا کہ جو چیز اٹھاؤ اسے جگہ پہ رکھو؟ امی میں سب کچھ جگہ پہ واپس رکھتا ہوں، سیم نے احتجاج کیا۔ جی مگر کسی اور کی جگہ پہ؟ انہوں نے بات مکمل کی۔ وہ ساتھ چائے بھی پی رہی تھی۔ تم تو جیسے سب ٹھیک رکھتی ہو نا، ابھی تمہاری الماری کھولی تو کپڑوں کا ماؤنٹ ایوریسٹ نیچے گرے گا اور جیسے تم اس ماؤنٹ ایوریسٹ تلے دب کر زخمی ہو جاؤ گے۔ اس نے سکون سے دوسرا گھونٹ بھرا۔ آج فرینچ چوٹی بنانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ کھلے بال سیدھے مگر ذرا بکھرے ہوئے تھے۔ ندرت مزید ان دونوں کو کچھ کہے بغیر راہداری سے گزر کر شادی کے کمرے تک گئی۔ اتنا تو وہ دیکھ چکی تھی کہ وہ فجر تک کام کرتا رہا تھا، پھر سو کر 9 بجے اٹھ بھی گیا۔ بیڈ پہ بیٹھا جو گز کے تسمے باندھ رہا تھا، ندرت نے پیار سے اسے دیکھا۔ وہ بڑا ہو گیا تھا اور لمبا بھی، مگر اس کے چہرے پہ ایک نو عمر لڑکوں والی سادگی اور معصومیت اب بھی تھی۔ وہ سیدھا ہوا تو ماں کو کھڑے پایا، ستی ہوئی آنکھوں سے مسکرایا۔ کیا باتیں ہوئی بڑے ابو سے؟ وہ اٹھ کر لیپ ٹاپ بیگ میں سمیٹنے لگا۔ وہی ان کی پرانی فکر، زمر کی شادی۔ انہوں نے تھکی ہوئی سانس کھینچی۔ شادی خاموشی سے چیزیں سمیٹتا رہا۔ وہ اس کو سمجھا سمجھا کر تھک گئے ہیں مگر وہ نہیں مانتی۔ شادی تم سمجھاؤ نا، اب تو تمہاری بات چیت ہوتی ہے پھپھو سے اور تمہاری بات تو وہ ہمیشہ مانتی ہے۔ شادی نے بیگ کا اسٹریپ کندھے پہ ڈالا، چہرے پہ چھپائے حزن کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کچھ کہنے لگا تھا کہ فون بج اٹھا۔ جسے جان بچ گئی ہو۔ ندرت بات بھول کر واپس چلی گئی۔ اس نے انجانا نمبر اٹھا لیا۔ ملنا ہے مجھے اسی وقت؟ کدھر آؤں؟ فارس کے الفاظ بھی اسی کی طرح ہوتے تھے، ٹھک ٹھک ٹھک۔ میں تو نکل رہا تھا، ریسٹورینٹ آ جائیں؟ اس نے درمیان کا راستہ نکالا۔ آدھے گھنٹے تک اور فون بند؟ یہ ماموں بھی نا آگے پیچھے کی بات نہیں کریں گے کبھی؟ اس نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ پھر ندرت کی باتیں یاد آئیں۔ پھپھو کیا اب بھی اس کی مانتی تھی؟ اوہو۔ وہ باہر آیا تو حنین ہاتھ ہلا کر جوش سے سیم سے کہہ رہی تھی، اور اتنے بڑے بڑے کھلے لانس سیم، تمہارا دل نہیں چاہتا کہ ہمارا بھی اتنا بڑا گھر ہو اور خوب دولت ہو ہمارے پاس بھی؟ نہیں، یہ نہیں ہے کہ ہمارا چھوٹا گھر مجھے برا لگتا ہے، یہ سب بھی اچھا ہے، مگر زیادہ بڑا گھر تو سوچو سیم۔ سیم نے پیچھے سے شادی کو آتے دیکھ لیا تھا تو جواب نہیں دیا، اس کو صحیح جواب معلوم ہی نہ تھا۔ تم تو ہو ہی کنویں کے مینڈک، تمہیں کیا پتا؟ لیکن وہ افسردہ ہوئی۔ اگر میں یہ بات اپنی کسی دوست سے کرتی تو وہ کہتی کہ لالچ بری بلا ہے، کیا زیادہ پیسے کی خواہش ہونا بری چیز ہے؟ بالکل بھی نہیں، عقب سے آتے شادی نے کہتے ہوئے اس کا کپ اٹھایا اور گھونٹ بھرا۔ حنین چوکی، مگر بھائی کو دیکھ کر مزید پرجوش سے پوچھنے لگی، مگر کیسے بھائی؟ ہر کسی کا دل چاہتا ہے اس کے پاس بہت پیسہ ہو، مگر لوگ یہ اعتراف کرنے سے ڈرتے ہیں کہیں ان کو غلط یا لالچی نہ سمجھا جائے، ورنہ مال کی محبت بری بات نہیں ہے، زندگی میں اونچے گول ہونے چاہیے، یہ انسان کو متحرک رکھتے ہیں، بس ان کو حاصل کرنے کے لیے غلط طریقہ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی تو اللہ کی یاد کے لیے مال کی محبت اختیار کی تھی نا؟ حنین کھلے دل سے مسکرا دی۔ وہ ایسا بھائی تھا جس سے بآسانی سب کہا جا سکتا تھا اور وہ آپ کو بالکل جج نہیں کرتا تھا۔
ना तकल्लुफ, ना एहतियात, ना ज़म, दोस्ती की ज़बान सादा थी। रेस्टोरेंट नीम वीरान था, इनका कारोबार वैसे भी कोई बहुत फायदे में न था, फिर भी गुजारा हो जाता था। इसने अपनी मखसूस में बेग पे रखा ही था कि फोन बजने लगा। संडे को भी लोगों को चैन नहीं आता कहते हुए जब नंबर देखा तो अलर्ट सा हो गया। सादी, शेरीन बात कर रही हूँ। वो बेजार मगर जब्त से बोली, जी मेरे पास है आपका नंबर, सॉरी मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सका। अब इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं क्योंकि हाशिम अभी अभी यहाँ से निकला है। वो सोनिया को मेरे साथ छुट्टियों पे नहीं जाने दे रहा। मगर क्यों, ये तो तुम बताओगे। क्या इसलिए मुझसे मदद मांगी थी कि पकड़े जाने पे सारा मलबा मुझ पे गिरा दो। वो तेजी से बोली। साथी की आंखों में उलझन उभरी। क्या तुमने हाशिम के सामने मेरा नाम क्यों लिया। मैंने हाशिम के सामने, किसने कहा ये आपको। वो शौक था। चंद लम्हे की खामोशी छा गई। क्या हाशिम के गार्ड ने जब तुम पे तशद्दुद किया तो तुमने मेरा नाम नहीं बोल दिया। क्या ये हाशिम, ओह। वो चकरा कर रह गया था। इस आदमी को कौवे क्यों नहीं काटते। इसके झूठ पे यकीन करके आपने इतराफ कर लिया। उफ, उफ है आपके लिए। इसका मूड सा खराब हो चुका था। मैंने कुछ बताया ना मुझे किसी ने छुआ। इससे ज्यादा मैं अपनी सफाई नहीं दूंगा। शेरीन ने गहरी सांस ली। मुझे तुम पे यकीन है वो वाकई झूठ बोल रहा था। बहरहाल वो जानते हैं कि इसमें तुम्हारा हाथ है और नौशेरवा मुझे संगीन नताइज की धमकी देकर गया है। नौशेरवा क्यों। वो चौंका। मैंने इसके जरिए ही पासवर्ड लिया था। साथ ही चलने के लिए खामोश हो गया। इससे कुछ बुरा लगा था। आपको नौशेरवा को यूज नहीं करना चाहिए था। ओके, सारी गलती मेरी है। मुझे तुम्हारी मदद ही नहीं करनी चाहिए थी। एक तो मैंने इतना खतरा मोल लेकर तुम्हारा काम किया सिर्फ इसलिए कि तुम मुझे फेवर दे चुके हो। आगे से तुम मुझे अखलाकियात की तलकीन कर रहे हो। वो तलखी से बुलंद आवाज से कहे जा रही थी। मैं नौशेरवा को पसंद नहीं करता और इसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता। मगर इस किस्से में वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं था, इसलिए इसे इस्तेमाल करने पे मुझे अफसोस हुआ है। बस यही सारी बात है। और ये सारा किस्सा है क्या। शरीन ने पूछा। सादी खामोश हो गया। खैर जो भी है, मुझे मेरी बेटी चाहिए। सादी, तुम्हारी वजह से वो इसे मेरे साथ नहीं जाने देगा। आप इसकी माँ हैं, इसे खामोशी से लेकर निकल जाए ताकि वो अगले 24 घंटे में मेरे सर पे पहुंचकर मेरी बेटी छीन ले और कभी मुझे इसकी शक्ल भी ना देखने दे। मैं इसको लेकर दुनिया के किसी भी हिस्से में चली जाती अगर मुझे यकीन होता कि वो वहां नहीं पहुंच सकता। और फिर मैं क्यों भागूं, मेरी जिंदगी यहाँ सेटल है। दोस्त, माँ बाप सब यहाँ हैं और मैं इस रूटीन में खुश थी। मगर इसका गला थक गया। वो सांस लेने को रुकी। आई एम सॉरी। सॉरी काफी नहीं है। तुम हाशिम से बात करो। तुमने इसका जो चुराया है इसे वापस कर दो। ये तो मैं कभी नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप नौशेरमा से एक्सक्यूज कर ले तो शायद वो कुछ कर सके। तुम क्यों कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। ईमानदारी से बता रहा हूँ, मेरी बात हाशिम नहीं मानेगा। आप शेरू नहीं तो सोनिया को राजी करें। वो जिद करेगी तो हाशिम मान जाएगा। वो कुर्सी पे बैठा ग्लास होल को देखते जा रहा था। एकदम कोई झलक दिखाई दी। गहरे भूरे घुंघराले बाल। इसने चौंक कर गर्दन मोड़ी। फिर उजरत से खुदा हाफिज कहकर फोन रखता खड़ा हुआ। वो इसको देखती हुई आ रही थी। आंखों का गुलाबीपन अब मध्यम था। सादी सांस रोके खड़ा था। वो खौफजदा था, पूरी उम्मीद था। वो परेशान था, खुश था। जमर खामोशी से कुर्सी पे बैठी। चेहरा बिना तासुर था। बाल जूड़े में थे। एक लट गर्दन को छू रही थी। भाभी ने बताया तुम इधर मिलोगे। साथी को देखते हुए वो मुतवाजिन लहजे में बोली। तो जमर घर गई थी 1 हफ्ते में दूसरा चक्कर। शादी भी सर हिलाता। बेटा छुट्टी पे हूँ आजकल, काम वगैरह इधर ले आता हूँ। आगे का क्या इरादा है। जुमन लहजे भर को भी इससे नजरें नहीं हटा रही थी। कुछ अरसे बाद पीएचडी के लिए जाऊंगा, मगर अभी नहीं। उन्हें इनकी किसी अच्छी जगह शादी हो जाए फिर अम्मी और सैम को साथ ले जाऊंगा। वो इतिहास से बोल रहा था। जमर का कोई भरोसा नहीं था किस बात से रात वाले भाग्य का जिक्र छेड़ दे। और तुम्हारी शादी। शादी ने मुस्कुराने की सही की थी, मगर समर की खुद को अंदर तक देखती पुरसुकून निगाहें डरा रही थी। वो तो अम्मी और आप ही तय करेंगी, जिससे भी कर दें। सर झटक कर शादी अपने हाथों को देखने लगा। फिर चेहरा उठाया तो वो हनूर जिसे देख रही थी। आप कह दे फुप्पो जो कहने आई है। तुमने ऐसा क्यों किया। इसकी आंखों में फिर से गुलाबी लकीरें उभरने लगी थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं चोर नहीं हूँ, यूं धोखा नहीं दे सकता। इनके घर से कुछ लिया है मैंने, इसी को तलाश करने के लिए। वो मेरी तलाशी लेना चाहते थे, मगर वो मिसेस जवाहिरात का नेकलेस नहीं। शादी रुक गया। समर की भीगी निगाहें इस पे वैसे ही मरकूज थी। शादी ने आंखें सुखेड़ी। जमर को देखता रहा यहाँ तक कि एकदम इसको जिसे धक्का लगा। आंखों में शौक सा फैला। जमर चोरी की बात नहीं कर रही थी। अम्मी ने या हुनैन ने, वो कसूरवार का नाम जानना चाहता था। बड़े अब्बा ने। जुमर ने भीगे लहजे में तस्वीर की। शादी कुछ बोलने के काबिल नहीं रहा। लब भेज कर दूसरी सिम देखने लगा। फिर सर झटका।
मैं इनको इसके लिए माफ नहीं करूंगा। वो भी बुरी तरह हर्ट हुआ था। समर की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं थी। अंधेरे में खड़े शख्स पे किसी ने फ्लड लाइट्स रोशन कर दी थी। मुझे क्यों नहीं बताया शादी, मुझे क्यों धोखे में रखा। सिर्फ शादी के ना सामने वो रो सकती थी। आंसू इसके आंखों से गिरने लगे थे। शादी ने काउंटर पे खड़े लड़कों को इशारा किया। इन सब ने फौरन शक्लें किचन में गुम कर ली। अगर मुझे पता होता तो तुम्हें ऐसा कभी न करने देती। क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं जताया, एक दफा तो कहा होता। उसे से कह देते, लड़कर कह देते, हमारे दरमियान तो बहुत दोस्ती थी। मैं जताने वाला नहीं हूँ। इसने मुजरिम की तरह सर झुकाया। अपना क्यों नहीं सोचा, इस उम्र में कोई गुर्दा देता है क्या। आगे लंबी जिंदगी पड़ी है तुम्हारी, शादी करोगे, बच्चे होंगे, एक गुर्दे के साथ कैसे रहोगे। इसका दिल बुरी तरह दुखा हुआ था। वो तो कोई मसला नहीं, वो करता रहूं, शुगर वगैरह ना हो तो सब ठीक रहेगा। झुके हुए सर से सादा वजाहत दी। मैं तो इसी स्टेज पे आ जाऊंगी। अपने लिए तुम्हारी सेहत के साथ इतना बड़ा नुकसान मैं तुम्हें कभी ना करने देती, इसीलिए नहीं बताया। इसने गहरी सांस लेकर सर उठाया। जमर का चेहरा आंसुओं से गीला था। वो 4 साल पहले वाली जमर थी। वो फुप्पो से वापस जमर बन गई थी। मैं हम दोनों में से पहले धोखेबाज नहीं हूँ जमर। आपने कभी मुझे धोखे में रख कर कुछ नहीं किया। क्या मेरे लिए, यही मामा के लिए आपने कुछ नहीं किया। याद है जब हम स्कूल में थे, मैं शादी ने इसे रोकना चाहा। नहीं, मत रोके। सुने, मैं छोटा था, आप मुझसे 8 साल बड़ी थी, 8 क्लासेस आगे थी। हमारा एक ही स्कूल था। अम्मी और दादी की नहीं बनती थी। हम अलग रहते थे। अब्बू के हालात अच्छे नहीं थे मगर खुददार थे। बड़े अब्बू को हवा नहीं लगने देते थे। फिर मैं इन्हीं का बेटा था। इनसे स्कूल ले जाने को पैसे नहीं मांगता था। अम्मी और अब्बू अपने माली मसाइल में इतने उलझे हुए थे कि खुद से देने का ख्याल नहीं आता था। मैं घर से आधी चीजों के बगैर आता था मगर असेंबली से क्लास में वापस आता तो मेरी ज्योमेट्री बॉक्स में पेंसिल, रबड़, शार्पनर, रूलर और वो गया था। हाँ, डी प्रोटेक्टर, वो सब पूरा होता था। आप बिना बताए रोज सुबह मेरे बैग चेक करके चीजें रख जाती थी और आप असेंबली से लेट भी हो जाती थी, इसीलिए डांट भी खाती। मगर जुमर, आप हमेशा से बहुत डिटरमाइंड, मुस्तकिल मिजाज नहीं है। जो ठान ली इसे करना है। वो भीगी आंखों से मुस्कुराई। इसे यूं सर झुका कर बोलते सुनना अच्छा लग रहा था और हर ब्रेक में मुझे साथ ले जाती। तब 2 रुपए का समोसा और 1 रुपए की निम्को होती थी। आप कहती, मैं 3 रुपए लाई हूँ, मैं चीज लेकर खा लूंगी, तुम मेरा लंच खा लो। इन दिनों में ना लंच लाता था ना पैसे। आप कहती, अम्मी ने जो कबाब दिया है वो मुझे नहीं पसंद, तुम ले लो, और मैं यकीन करके खा लेता। बहुत दिन बाद ख्याल आया कि कबाब तो आपको बहुत पसंद थे। बहुत सालों बाद ख्याल आया कि कभी आपको कैंटीन से कुछ खरीद कर खाते नहीं देखा। जमर ने हथेली से आंसू रगड़े, फिर उदासी से मुस्कुराई। इन दोनों बड़े अब्बा की नौकरी चली गई। हमारे हालात भी अच्छे नहीं थे। दोनों बाप बेटे खुददार थे। मैं दोनों का भरम रखना चाहती थी। हाँ, मैं बहुत देर से समझा कि आप पैसे नहीं लाती मेरे लिए, आप सारा दिन भूखी रहती। जब अम्मी ने कारोबार का सोचा तो मैंने कहा रेस्टोरेंट खोले, किसी को खाना खिलाने से प्यारा एहसान भी क्या होगा। सब अपने घर के बच्चों के लिए ये करते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं। मगर वो नहीं सुन रहा था। मैं छुट्टी के बाद क्लास फेलोज के साथ बर्फ पानी खेल रहा था। जिस लड़के की बारी थी इसने मुझे बर्फ कर दिया और इससे पहले कि कोई मुझे पानी करता किसी बात पे 2-3 लड़कों ने मुझे बहुत मारा। मैं कमजोर था, छोटा था, वो बड़े थे। मुझे मार मार कर गिरा दिया। मेरे मुंह पे, कपड़ों पे खून और मट्टी लगी थी। आप पता नहीं कहाँ से आई। आपने मुझे उठाया, मेरा चेहरा साफ किया, अपनी यूनिफॉर्म की पट्टी से खून साफ किया, फिर पकड़कर बेंच पे साथ बिठाया और पूछा, इन लड़कों का नाम बताओ, क्लास और सेक्शन। में डर गया, कहाँ के जाने दें। मगर आप तो ना शुरू से ही प्रोसिक्यूटर्स थी, आप तो अड़ गई। वो कोई और लोग होते जिनके शादी को कोई मार जाए और चुप करके बैठ जाए। मैं तो गलत चीज पे चुप नहीं रहूंगी। हमारी शादी को किसने मारा है। आप मुझे इसी तरह कहा करती थी, हमारा शादी। और इस वक्त आपके यही 3 अल्फाज थे, नाम, क्लास, सेक्शन, मुझे बताना पड़े। तब मुझे पता चला आप कितनी मुस्तकिल मिजाज है और हेड स्ट्रॉन्ग भी। आप इन लड़कों के पास गई, इनको कुछ नहीं कहा, सिर्फ प्यार से इनके माँ बाप के पते पूछे। फिर अल्लाह जाने कैसे आपने इनके वालिदैन को स्कूल बुलाया। वो लड़के, मुझे, टीचर, प्रिंसिपल, सबको एक कमरे में इकट्ठा किया और फिर आपने वो लंबी तकरीर की। वो शर्मिंदा किया इनको कि मुझे यकीन है घर जाकर इन लड़कों को मुझसे ज्यादा मार पड़ी होगी। जुम्मन नरमी से हंसे जा रही थी। शादी ने अरसे बाद इसे यूं हंसते देखा था। मैं 10 साल का था जब आपकी मंगनी हुई, पहली मंगनी। इसके अगले अल्फाज ने जुमर की हंसी ठहरा दी।
वो सर झुका कर कहने लगा, इनको शादी की जल्दी थी, बड़े अब्बा ने सारा जहेज जमा कर लिया, आपने इंटर के बाद पढ़ाई भी बस कर दी। शादी की तैयारियां उरूज पे थी, दादी ने सारा सामान स्टोर में रखा था, कपड़े फर्नीचर सब ऊपर नीचे गुछाया था और आप वहां बैठे बातें करते करते आप मुझे बहुत शौक से अपनी चीजें दिखा रही थी। मैंने जिंदगी में कभी दोबारा आपको इतना खुश नहीं देखा जितना तब देखा था। छोड़ो इस बात को, इसने तकलीफ से पहलू बदला। मुझे तो वो सब याद है, आप चली गई थी, मैं अकेले था, मैंने कुछ जलाया था या पता नहीं क्या, मैं बाहर आ गया मगर आग नहीं बुझी, स्टोर जलकर राख हो गया। अगर वो स्टोर अलग ना बना होता तो सारा घर जल जाता। बड़े अब्बा के पास जहेज दोबारा बनाने की रकम न थी, लड़के वालों ने पास मोहलत देने का ज़र्फ न था, आपकी मंगनी टूट गई। दादी को शक था कि इसमें मेरा हाथ है, मगर आपने सबसे ये कहा ये आपसे हुआ है, आपने मुझ तक बात ना आने दी। मैंने पूछा कि क्यों झूठ बोल रही हैं, तो आपने कहा शादी में तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। इसमें तुम्हारा कसूर नहीं था और आपकी दूसरी मंगनी खत्म होने में भी मेरा कसूर था। मैंने आपको मजबूर किया वारिस मामू के केस के लिए, मैंने आपको इसमें फंसाया था। क्या इस सब के बाद भी और दूसरी अनगिनत कुर्बानियों के बाद भी आज जो आपने हमारे लिए कि मैं आपके लिए इतना सा भी नहीं कर सकता था? जुमर ने नफी में सर हिलाया, कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, ये मेरी किस्मत थी। मैं 4 साल गलत वजह से तुमसे खफा रही, या शायद मैं इंतजार करती रही कि तुमने मुझे तो मेरी मौजूदगी में आना छोड़ दिया था। मैं चाहता था हम नाराजगी में कम से कम सामना करें। मुझे पता था एक दिन हमारी सुलह हो जाएगी, खून के रिश्ते में सुलह हो ही जाती है, मगर मैं दरमियान की तकलीफ से बचना चाहता था। जमन ने नम आंखों से मुस्कुरा कर इसे देखा, जो सर झुकाए लब काटता रहा। ये वही बच्चा था जिसको उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। ये इतना बड़ा कब हुआ? क्या आप कल रात के लिए अभी भी नाराज हैं? सादी ने सर उठाकर डरते डरते पूछा। मैं कल भी नाराज नहीं थी, बस अपसेट थी। निकलने से पहले इनकी नौकरानी मुझसे टकराई थी बुरी तरह, इसीलिए मेरे कोर्ट में डाला होगा। मुझे यकीन है हो सकता है इसने चुराया हो, मगर पकड़े जाने के खौफ से ऐसा किया हो। वो टिश्यू से आंखों के किनारे पोंछते अंदाज में लगा रही थी। जमर मुलाजिम मालिक के कहे बगैर इतना बड़ा स्टेप नहीं लेते, ये सब हाशिम ने करवाया। मगर जुमर जो कल से हाशिम से बदगुमान हो रही थी, अपने बदगुमानी जाहिर कर चुकी थी। हाशिम को नेकलेस चाहिए था, इसलिए वो तलाशी लेना चाहता था। शायद मुझसे कोई भूला बिसरा बदला भी उतारना चाहता हो, मगर वो इतना बुरा नहीं है, ये खुद रखवाता, वरना वो सुबह मुझे फोन करके माजरत ना करता। वो रसान से समझा रही थी, इसको पता था कि नेकलेस तुम्हारी जेब में है, मगर फिर भी इसने हमें जाने दिया, इसने हमें बेइज्जत नहीं होने दिया। मैं इसके इस अमल की कदर करती हूँ। खैर अब तुम वो कैसे वापस करोगे? खुद जाऊंगा और देकर आऊंगा, और चूंकि वो इतने बुरे नहीं हैं तो मेरे समल की कदर करेंगे। बजाहिर सादी ने नरमी से कहा कि वो मुतनाज़ा मौजू को जमर के साथ छेड़कर ताजा ताजा मुंदमिल होते जख्म फिर से नहीं कुरेदना चाहता था। रेस्टोरेंट के दरवाजा खुलने की आवाज आई, सादी चौका, फिर बेख्तियार खड़ा हो गया। जुमर ने गर्दन मोड़ी, पारिस वहीं रुक गया था। जुमर ने रुख वापस मोड़ लिया था, टिश्यू से आंखें थपथपा कर साफ की और उठी। बोझल सी खामोशी ने सबको घेर लिया था। फिर मिलेंगे, नरमी से इसने सादी का कंधा थपका और मुड़ गई। पारिस की नजरों से इसकी पूछ को देख रहा था। इसके मुड़ने पे शीशे से बाहर देखने लगा। वो मुतनासिब चाल चलती दरवाजे तक आई, पारिस हट गया। जुमर ने बस एक सर्द नफरत अमेज निगाह इस पे डाली और बाहर निकल गई। फारिस की पेशानी पे बल पड़े, इसने उखड़े तासरात के साथ इसे जाते देखा और सर झटक कर आगे आया। आए बेटे, सादी ने एहतराम से इशारा किया, मगर वो खड़े खड़े तनियाबरों के साथ इसे घूरता रहा। एक दफा पूछूंगा, सच ना बताए तो गुलवाने के सारे तरीके आते हैं मुझे। क्या हुआ? सादी हैरान हुआ। जिस रोज मैं रिहा हुआ था, इस रात तुम मेरे केस के जज से क्यों मिले थे? सादी ने कुछ कहना चाहा, मगर जबान ने साथ नहीं दिया। वो वाकई शौक था, बेयकीन था। मैं आपको कैसे पता चला मैं इससे मिला था? फारिस ने गहरी सांस ली। तो तुम वाकई इससे मिले थे, मेरा अंदाजा ठीक था। और सादी को एकदम अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ। जाहिर है अगर इसने जज को मजबूर किया था तो फैसले वाली रात को ही मिला होगा। उफ, इनकार मत करना, अब देर हो चुकी है। फारिस ने कहर कुर्सी खींची, टांग पे टांग रखकर बैठा और संजीदगी से इसे देखा। अफरा तफरी फैला कर इसने शादी को गड़बड़ा दिया था। क्या दिया इसको मुझे रिहा करवाने का? वो संजीदगी से पूछा था। आप बेगुनाह थे। मैंने पूछा क्या दिया है? इसकी आंखों में सख्ती बढ़ी। इनके कुछ खुफिया राज मालूम थे मुझे, इनको एक्सपोज करने की धमकी दी। वो मान गए। फारिस इन्हीं सख्त तेवरों से देखता रहा। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे भी कानून से ये उम्मीद नहीं थी कि वो एक बेगुनाह को फांसी तक धकेलेगा।
मेरे पास जज को देने के लिए लंबी चौड़ी तक रकम थी। ये मेरा वाहिद ऑप्शन था। जो कानून रोटी नहीं दे सकता वो हाथ भी नहीं काट सकता। और वो जज इतना मासूम नहीं था। इसने फांसी साबित करने के लिए पैसे ले रखे थे। मैंने इसको इसी शेर से रोका। कभी कभी अच्छे को बुरा करना पड़ता है ताकि वो बुरे को सजा दिलवा सके। इसने मशहूर मकौला दोहराया। फिर इस तरह से फारिज का चेहरा देखा। किसने पैसे दिए थे जज को? वो पुतलियां सुखेड़ कर सादी को देख रहा था। सादी ने सोचा, कह दे हाशिम कारदार ने, मगर अव्वल तो इसके पास सबूत न था। दोम फारिस यकीन क्यों कर करता, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद से अब तक हाशिम ने मुंह जबानी हमेशा बज़ाहिर फारिस का साथ दिया था। और फारिस इसे जितना नापसंद करता हो, वो हाशिम को अपने भाई और बीवी के कातिल ना मानता। और अगर मान भी ले तो इसका गुस्सा जो इंटेलिजेंस की नौकरी ने दबा दिया था, जेल के 4 साल वापस ले आए थे। इधर फारिस को यकीन आता, इधर जाकर वो हाशिम का गिरबान पकड़ लेता। क्या इतनी जल्दी यूं से हाशिम को खबरदार कर देना चाहिए, या सब तैयारी करके एक ही दफा हमला करना चाहिए? वो फाइल्स अभी तक डिकोड नहीं हुई थी। सादी ने फैसला करने में लम्हा लगाया। जज ने नहीं बताया, मगर मैं पता करवा लूंगा। वो निगाह मिलाए बगैर लड़कों को आवाजें देने लगा। क्या लेंगे आप? सुनो सादी, फिर इसे सख्ती से समझाए, ये मेरे मसले हैं, मेरे दुश्मन हैं, इनको मैं खुद हैंडल कर लूंगा। आइंदा तुम इन मामलों से खुद को दूर रखोगे। बात समझ में आई है या नहीं? मगर काफी तो लेंगे ना आप? वो इतनी ही मासूमियत से बोला। ले चुका मैं सब। फारिस ने नाक से मक्खी उड़ाई और उड़ गया। मामू रुके, बड़े अब्बा ने आपसे मिलना है। फारिस जाते जाते मुड़ा। माथे के बल ढीले हुए शीशे की दीवार पे नजर डाली। वो कब की जा चुकी थी। कल इनके घर चलेंगे। घर? इसने नागवारी से आईब्रो उठाई और दोबारा शीशे को दीवार को देखा। वो इस वक्त घर पे नहीं होंगी। इनकी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। आपने इनकार किया तो बड़े अब्बा का दिल टूट जाएगा। फारिस ने लब खोलकर बंद किए। मुतज़ब्ज़ब सा सर झटका। अच्छा कल देखेंगे। और हाँ, वो मौजू अभी खत्म नहीं हुआ। तंबीह करके वो लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। सादी ने गहरी सांस लेकर असाब ढीले छोड़ दिए। पीर की सुबह हर दूसरे ऑफिस की तरह वहां भी कामों की अफरा तफरी फैली थी। जवाहिरात बारीक हील से कॉरिडोर में चलती आ रही थी। गुजरते लोगों के सलाम का मुस्कुरा कर सर के खम से जवाब देती। वो हमेशा की तरह दमक रही थी। राहदारी के सर पे इसने दरवाजा खटखटाया। फिर खोल कर अंदर आई तो रास्ते भर की मसनूई मुस्कुराहट गायब हुई और इसकी जगह तशवीश ने ले ली। लैपटॉप पे कुछ टाइप करते हाशिम ने एक नजर इसे देखा, फिर वापस टाइप करने लगा। इसका कोट स्टैंड पे लड़का था और वो मसरूफ लग रहा था। खैरियत? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो लड़का 2 दिन से तुम्हारा सारा डेटा लेकर बैठा है और तुम इतने सुकून से काम कर रहे हो। मैं इस पे हाथ रखकर झटकते हुए वो तशवीश से बोली, पहली बात, मेरे डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी की तहों में थे जिन्हें वो नहीं तोड़ सकता। मैं भी 4 बंदों के हाथ इसके घर में धावा बोल सकता हूँ, इसके सारे कंप्यूटर और फाइल्स निकाल सकता हूँ, मगर इसको ये तासुर नहीं देना चाहता कि इसके पास मेरे कोई कमजोरी है। कुर्सी घुमाकर माँ के कदमों को देखते हुए हाशिम तहम्मुल से कह रहा था, और मुझे यकीन नहीं है कि वो इतनी जल्दी मेरा सारा डेटा कॉपी भी कर सकता है। खैर जो भी हो, वो मेरे पास सबसे पहले आएगा और बिलफर्ज इसके पास कुछ है भी तो इसके खामोश करवाने का एक से एक तरीके आते हैं मुझे। अब अपनी परेशानी की दूसरी वजह बताएं मुझे। जवाहिरात ने गहरी सांस ली, उंगली से बाल पीछे किए और कुर्सी पे बैठी। तुम्हारा भाई कहाँ है? वो आज फिर नहीं आया? खैर घर पे सो रहा होगा। वो घर पे नहीं है, दोस्तों के साथ भी नहीं है। मुझे इसकी फिक्र हो रही है। हाशिम ने मोबाइल उठाया और एक नंबर मिलाया। हाँ, शेरू किधर है? इसे ढूंढ कर मुझे खबर दो। और फोन मेज पर डालकर माँ को देखा। मिल जाएगा। आखिर कहाँ जाना है इसने? वो डिस्टर्ब है शेरी की वजह से। इसे समझाओ हाशिम, मैं संभाल लूंगा। क्यों फिक्र करती हैं? शादी को भी तुम्हें संभालना होगा, क्योंकि जब तक शादी को सजा नहीं मिलेगी शेरू का गुस्सा हल्का नहीं होगा। मुझे डर है वो कुछ गलत ना कर बैठे। मम्मी, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम शेरू को इस खुद से निकालने के बजाय गुस्सा कम करना सिखाएं? मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती। तुम शादी को कुछ करो। वो वैसे भी इसे पसंद नहीं करता। जितना शादी इसका रास्ता काटेगा इतना ही शेरू हाइपर होगा। हाशिम कुछ कहने लगा, मगर मोबाइल बजाय इसने कॉल उठा ली हूँ। ठीक है। फिर माँ की तरफ मुतवज्जा हुआ। वो शूटिंग क्लब गया है और वो ठीक है, मैं मिल लूंगा इससे, बेफिक्र रहें। नरमी से मुस्कुरा कर वो आगे झुका और जवाहिरात का हाथ दबाया। वो बददिक्कत मुस्कुराई। हाशिम फिर से काम की जाने मुतवज्जा हो गया। दोस्त हैं दिल में जहन में दुश्मन, कोई भी मुझसे दूर नहीं है। सादी ने ग्लास डोर ने खोला। अंदर ऑफिस में सारा कुर्सी पे बड़ा जमान गर्दन तिरछी किए एक फाइल पे कुछ लिख रही थी।
बस निगाहें उड़ाकर इसे आते देखा और वापस लिखने लगी। बाल जुड़े में बंधे थे और रुखसार सुर्ख गुलाबी हो रहे थे। डॉक्टर सारा, मैंने ये काम मुकम्मल कर लिया है, फील्ड रिपोर्ट तैयार है। इसने सलाम के बाद कहते हुए कागजों का बंडल मेज पे रखा। आपकी तारीफ? सारा ने लिखते हुए पूछा। सादी ने अच्छा वाले अंदाज में आईब्रो उठाई। आप अक्सर करती रहती हैं, कहकर वो कुर्सी खींच कर बैठा। सारा ने सर उठाकर इसे देखा, फिर उंगली से उठने का इशारा किया। वो पहले सीधा हुआ फिर खड़ा हो गया। सारा ने कलम की पुश लबों से लगाए इसे देखकर याद करने की कोशिश की। आपकी शक्ल देखी पाली है। ओह, जहां तक मुझे याद पड़ता है आप इस प्रोजेक्ट के सीनियर इंजीनियर हैं। जी मैम, और जहां तक मुझे याद पड़ता है मैंने एक छुट्टी की दरख्वास्त दी थी जो अप्रूव भी हुई थी। तो आपने छुट्टी खत्म होने से पहले आने की जहमत क्यों की? पहले मैं बैठ जाऊं? इसने पूछा। वो इसी तरह खफगी से इसे देखती रही। सादी फिर से बैठा और बंडल इसकी तरफ धकेला। आपका काम वक्त से पहले कर दिया। फील्ड पे जाने की सारी तैयारियां भी मुकम्मल कर ली हैं। अब आप वो शिकायत बताएं जो आपको मुझसे है। सारा ने फाइल बंद की, टेक लगाए और संजीदगी से इसे देखा। नहीं, तुम्हें पता है सादी, सर के इस फील्ड पे हजारों लोग काम कर रहे हैं और इन सब के ऊपर इस ओहदे पर पहुंचने वाली मैं वाहिद औरत हूँ। और इसकी वजह मालूम है क्या? मेरे जैसे ज़हीन और काबिल सीनियर इंजीनियर का साथ होना। शादी की जबान पिछली, अपने काम से कमिटेड होकर रहना और बिलवजह के नागों से परहेज करना। आपको पता है मैं बिलवजह छुट्टियां नहीं करता। अब भी कई काम थे तो वो खामोश हो गया। और संजीदा भी, इतने अहम काम के तुमने मुझे फारिग के रहा होने का नहीं बताया। आपने पूछा ही नहीं। इसने सादगी से शाने उचकाए। पूछा था मैंने, तुमने तो बात टाल दी थी। अच्छा ना, अब तो पता चल गया आपको। वो खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू की नौयत बदलने लगा। सारा अब फिक्रमंदी से इसको देख रही थी। तुम बहुत पुरस्कार होते जा रहे हो, अब तो कुछ बताते ही नहीं हो। हर चीज का एक वक्त होता है। मैंने कहा था ना इस बंदे के लैपटॉप तक पहुंच जाऊं। फिर कौन है वो? क्या इसी ने वारिस को? सारे शिकवे भूल कर सारा ने आगे होते एहतियात से पूछा। सदी ने इस बात में सर हिलाया। बस थोड़ा सा इंतजार कर ले और ये सब मुझे संभालने दे। मुस्कुराकर बशासत से कहता वो उठ खड़ा हुआ। सारा की आंखों में शिकायत फिर से उठ कर आई। लड़के, तुम अगले माह मुझे फील्ड पे अपने साथ चाहिए हो, तैयारी कर लो। रॉजर बॉस मुस्कुराकर माथे तक हाथ ले जाकर सलाम किया और जाने को मुड़ा। सारा ने वो मुश्किल मुस्कुराहट दबाए सर झटका। ये शादी भी ना, ये है अहले दुनिया के दिलचस्प धोखे। किसी को किसी से मोहब्बत नहीं है। नौशेरवां शूटिंग पॉइंट पे खड़ा था। इसकी लेन में एक पुतला फड़फड़ा रहा था। इसने दोनों हाथों से पिस्तौल पकड़े, बाजू सीधे किए, एक आंख बंद किए, निशाना बांधा। कानों पे पहले ही हेडफोन टाइप एयर प्रोटेक्शन पहने हुए था और आंखों में जर्द ग्लासेस। टाक क्रॉस ने फायर किया। 1 2 3 4 सब दिल के आस पास लगे। दिल टूटने और फोड़ने से बचा रहा। हाथ सीधा रखो, कंधे मत झटको, इस पॉइंट को देखो। अपने करीब हाशिम की मध्यम आवाज सुनकर वो चौंक कर मुड़ा। ग्लासेस लगाए के पहने हाशिम इसको देखे बिना आगे होकर इसके हाथ को सीधा कर रहा था। नौशेरवा ने होले से सर झटका, बेजारी जाहिर करने की कोशिश की, मगर चूंकि वो हाशिम की आमद से बेजार नहीं हुआ था तो नाकाम रहा। इसका बाजू सीधा करके हाशिम पीछे हटा। हूँ, अब निशाना लो। पूरी यकसोई से इसके कंधे के पीछे खड़े हुए वो पुतले को देखकर बोला। नौशेरवा ने पुतले को देखा, पल की सुखेड़ी गहरी सांस अंदर खींची और फायर किया। दिल अब भी नहीं फटा। वो उठा कर सर झटकता एक तरफ हो गया। मशीन ने वो पुतला पीछे करके फ्रेश पुतला सामने किया। हाशिम इसकी जगह पे आ खड़ा हुआ, पिस्तौल का ऊपरी हिस्सा पीछे करके लोड किया। शेरीन ना इतनी खूबसूरत है ना इतनी मुतासिर कुन के तुम अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं निकले। दोनों हाथों में पकड़ा पिस्तौल नाक करके निशाने पे रखते हुए बोला। वो आपकी बीवी रही है। शेरी सर झुकाकर जूते से फर्श मसलने लगा। वो इस मौजू से बचना चाह रहा था। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम बताओ, तुम्हारी वो पसंद थी, मोहब्बत थी या इश्क थी? सामने देखते हुए हाशिम ने फायर किया। गोलियों की तड़तड़ाहट शूटिंग रेंज के अंदरूनी कमरे में गूंजी। एक के बाद दीगरे 2 गोलियां पुतले के दोनों हाथों पे लगी। इससे क्या फर्क पड़ता है? शेरू ने बेजारी से शाने उचकाए। फर्क पड़ता है। अगर ये पसंदीदगी थी तो शाम तक तुम्हें ठीक हो जाना चाहिए। कहते हुए इसने फायर किया। दोनों आंखों के बीच गोली ने सुराख कर दिए। अगर मोहब्बत थी तो कुछ दिन लगेंगे। जोरदार गूंज के साथ अगली गोली पेशानी पे मारी। और अगर इश्क था तो पुतले का निशाना लिए दो नजरों के सामने सुर्ख रुमाल सा लहराया। रेड सुर्ख तो फिर ये लाइलाज है। आखिरी गोली दिल पे मारी। दिल फट गया। हाशिम ने ग्लासेस उतारे, आंखें सुखेड़ कर तनकीद
तीन निगाहों से पुतले का जायजा लिया जिसे अब पीछे ले जाया जा रहा था, फिर अलामती तौर पर पिस्तौल की नाक पे फूंक मारी। इसे पैंट की पिछली जेब में उड़सो और पुरसुकून सा नौशेरमा की तरफ मुड़ा। पसंद से ज्यादा मोहब्बत से कम वो जूते से मुसलसल फर्श मसल रहा था। या शायद शेरीन के तुम्हें इस्तेमाल करने से ज्यादा सदमा तुम्हें शादी के कहने पे इस्तेमाल किए जाने पे हुआ। तो शेरवा के झुके चेहरे पे मारे अहानत की सुर्खियां दौड़ने लगी, मुठियां भींच ली। हाशिम ने बहुत गौर से इसे देखा। शादी को दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है मालूम है? नौशेरवा ने सुलगती निगाहें उठाकर इसे देखा। डीए जमर से। हाशिम ने इस बात में गर्दन हिलाई। और इसकी नजर में हम इसे गिरा चुके हैं। इनके खराब ताल्लुकात नेकलेस बरामदी के बाद मजीद खराब हो जाएंगे। जल्द शादी मेरे पास आएगा और मैं अपने तरीके से इसको संभाल लूंगा। अगर वो मेरे लिए काम करने जाए तो सोचो हमारा गुलाम बनकर हमें कितना फायदा देगा। वो कभी हमारा गुलाम नहीं बनेगा, नामुमकिन। और इतना तो नौशेरमा से जानता ही था। मैं इसे अनदेखी जंजीरों में जकड़ लूंगा शेरू। एक दिन वो मेरे लिए काम करेगा। इसका टैलेंट हमारे हक में इस्तेमाल होना चाहिए। मतलब आपको अभी भी शादी की फिक्र है? नौशेरवा के अंदर गुस्से की नई लहर दौड़ी। वो सारी जिंदगी मुझसे मुकाबला करता आया है, हर जगह मुझे पीछे करके खुद लोगों की तहसीन बटोरता आया है। इसके सामने कभी मैं कुछ नहीं होता, हर कोई इसका मुतारिफ होता है। आखिर क्यों? क्योंकि वो एक खुददार और ज़हीन नौजवान है। इसमें वकार है और वो रिश्तों का पास करना जानता है। वो लोगों के लिए अच्छा सोचता है और मुश्किल में इनकी मदद करता है। इनको इज्जत करानी पड़ती है। और यू नो व्हाट, मैं यहाँ खड़ा होकर शादी की सलाहियतों पे 2 घंटे मजीद भी बोल सकता हूँ, मगर मुझे तुम्हारी फिक्र है क्योंकि मेरे भाई तुम हो। इसलिए शेरीन, ट्रॉमा से निकलो। आज पूरा दिन इसका शौक मना लो और कल सुबह तुम मुझे मजबूत अहसास के साथ वापस ऑफिस में नजर आओ। और इस बारे में मजीद एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। सख्ती और दृष्टि से इसने कहा तो शेरू का गुस्सा झाग की तरह बैठा। इसने जी कहा कर सर झुकाया। हाशिम इसके बराबर से गुजरकर आगे बढ़ा गया। नौशेरवा ने ग्लासेस अब हाथ में पकड़ रखे थे। दुनिया अब जरा वाजे नजर आ रही थी। अब तो सीले दर्द थम जाए, सुकून दिल को मिले। जख्म दिल में आ चुकी है, अब तो गहराई बहुत। लाउंज की चौड़ी खिड़की के बाहर धूप पिघल रही थी। किचन में तलते कबाबों की खुशबू यहाँ तक आ रही थी। व्हील चेयर पे बैठे बड़े अब्बा बहुत मोहब्बत अपनाइया से सोफे पे सर झुकाए फारिस को देख रहे थे। करीब ही सादी खड़ा फाइल के सफे पलट रहा था। नफीम सर हिलाते सादी ने इनका दवाइयों का बॉक्स खोल कर देखा। मुझे अच्छी तरह याद है मैं कितनी गोलियां छोड़कर गया था। आपने 2 हफ्ते में सिर्फ 11 रोज की दवा खाई है। फारिस ने खामोशी से बाहर निगाह उठाकर इसे देखा। अलबत्ता उन्होंने मुस्कुराते हुए तफ्तीश करते लड़के पे नजर डाली। वो खत्म हो गई थी, ये नहीं मंगवाई है, सदाकत से पूछ लो। बेटे और गुलाम की गवाही काबिल कबूल नहीं होती। मेरा पोता आता जाता है, इससे अच्छी दवा क्या होगी मेरे लिए? उन्होंने शादी का बाजू छूकर फारिस से ताइद चाही। फारिस जो आगे को होकर अलर्ट सा बैठा था जबरदस्ती मुस्कुराया, फिर वही संजीदगी तारी कर ली। वो बेआराम सा बैठा था। मैं इस बात को अभी टाल रहा हूँ, खत्म नहीं कर रहा। शादी तनबीह करते हुए खिड़की तक आया और बाहर देखने लगा। जहाँ पहुंच में इसकी कार खड़ी थी, दूसरी कोई कार न थी। जमर मेडिकल चेकअप के लिए गई थी और इसको आते आते भी 2-3 घंटे लग जाने थे। तो वो बेफिक्र थी। आगे क्या करोगे फारिस? वो अब नरमी से इसे देखते पूछ रहे थे। पुरानी नौकरी वापस लेने की कोशिश करूंगा, वो रस्मी से अंदाज में बताने लगा। अगर कोई मदद? फारिस ने हल्का सा हाथ उठाया। मेरे पास कुछ सेविंग थे, बहुत है मेरे लिए। आपने पहले ही बहुत एहसान किए हैं मुझ पे। मजीद ना लूंगा, ना लेते अच्छा लगूंगा। बिना किसी तासुर के वो संजीदगी से कह रहा था। मैं जानता था तुम रिहा हो जाओगे, जिसको तुम्हारी बेगुनाही का यकीन आ जाएगा। फारिस ने तिरछी नजरों से बाहर देखते सादी को देखा। जी, सादी भी जानता था। जेबों में हाथ डाले च्युइंगम चबाते सादी ने मुड़कर बिना कहे, मैंने सुना नहीं, क्या किसी ने मेरा नाम लिया? और किसी ने सर झटक कर चेहरा वापस मोड़ लिया। मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। अच्छा लग रहा है तुम्हें अपने सामने देखकर। ओह, सादी ने बेख्तियार च्युइंगम उंगली और डस्टबिन में फेंकी। फिर घबराहट से बाहर देखा। नीली कार इसकी कार के पीछे रुकी थी। ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर वो बाहर निकल रही थी। घुंघराले बाल हाफ बंधे थे और अपना पर्स उठाते हुए एक झूलती लट को कान के पीछे उड़स रही थी। आपने तो कहा था वो 2 बजे से पहले नहीं आएंगी, सादी हल्का सा बोल पाया। फारिस ने चौंक कर इसे देखा, मगर इसे यहाँ से वो नजर नहीं आ रहा था जो सादी देख रहा था। जमन इसकी गाड़ी के पास रुकी, फिर वो चंबे से लाउंज की खिड़की को देखा। सादी इधर खड़ा नजर आया कि वो शीशे के बहुत करीब खड़ा था।
जुमर हल्का सा मुस्कुराई और आगे बढ़ आई। सादी मुस्कुरा भी न सका। वो राजदारी में दाखिल हुई थी कि ट्राली लाता सदाकत उसे देखकर बुखला गया। बाजी आप इतनी जल्दी? हाँ, अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई, डॉक्टर को कहीं जाना था। शादी आया है। वो सीधी ड्राइंग रूम की तरफ आ रही थी और इसकी आवाज पहले ही इधर पहुंच गई थी। बड़े अब्बा ने बेख्तियार शादी को देखा। फारिस एकदम खड़ा हो गया, इसके माथे पर बल पड़ गए। आज तो हमारा शादी। इतने अरसे बाद चौखट पे जमर के अल्फाज टूट गए। फारिस सामने खड़ा था। अब्बा व्हील चेयर पे शादी खिड़की के साथ फारिस को देखकर इसकी भूरी आंखों में पहले बेयकीनी उभरी, फिर सदमा और आखिर में शदीद गुस्सा। इसके लब भेज गए इतनी सख्ती से कि गर्दन की नसें भरने लगी। तेज निगाहों से शादी को देखकर जैसे जवाब मांगा। फारिस तेजी से इसके पास से गुजरकर बाहर की तरफ बढ़ा। ये आदमी मेरे घर में क्या कर रहा है? वो अभी निकला भी नहीं था जब वो जवाब तरफ नजरों से बड़े अब्बा को देखकर ऊंची आवाज में बोली थी। फारिस लम्हा भर को रुका, फिर तेजी से निकलता गया। इसे मैंने बुलाया था जुमर। बड़े अब्बा ने मलाल से इसे जाते देखा। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप नहीं जानते कि वो कौन है? वो बेयकीनी हैरत और सदमे से इतनी बुलंद आवाज बोल रही थी कि सदाकत राहदारी में ही थम गया। वो बेगुनाह है और मैं बेगुनाह नहीं थी। आपको इस सारे मामले में मैं मासूम नहीं लगती? जुमर सादी ने कुछ कहना चाहा। तुम तो बिल्कुल खामोश रहो। अंगुली उठाकर इसे चुप कराया। सादी ने सर झुका लिया। मरकजी दरवाजा खोलकर बंद होने की आवाज आई। अगर आइंदा ये आदमी मेरे घर में दाखिल भी हुआ तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी अब्बा। फारिस पोच अबूर करता दिखाई दे रहा था। अहानत और जब्त से इनके कान सुर्ख हो गए थे। बड़े अब्बा का दिल बुरी तरह दुखा। वो मेरे इसरार पे आया था, इसका क्या कसूर? ये सब। जमर ने पर्स से रिपोर्ट्स के लिफाफे निकालकर जोर से मेज पे उछाले। वो सब बिखर कर नीचे लुढ़क गए। ये सब इसका कसूर है। आपके दो बच्चे एक एक गुर्दा खो चुके हैं तो इस आदमी की वजह से, और आप इसे अपने लाउंज में बिठा रहे थे। अब्बा, इसने मुझे गोली मारी थी। ये वही आदमी है। तुमने ये इसे करते हुए नहीं देखा था? मुझे पता है ये वही था। मुझे किसी वजाहत की जरूरत नहीं है। वो गुलाबी सुर्ख आंखों के साथ फटे दिल से बोलती पलट गई। सदाकत सर झुकाए ट्राली अंदर ले आया। सादी ने गहरी सांस भरी, आगे आया, कबाब उठाया, सोफे पर बड़ा जमान हुआ और इसे चखा। मजे क्या है, आप भी लेना। वो अभी तक दिल महसूस कर बैठे थे। गर्दन दाएं तरफ गिराए, जर्द रंगत के साथ। वो क्या सोचता होगा? और तुम भी इसे लेकर नहीं, बेचारे टैक्सी पे गया होगा। और छोड़े बड़े अब्बा, वो बहुत रफ एंड टफ है। 4 साल जेल में चक्की पीस कर आए हैं। टैक्सी पे जाकर घुल नहीं जाएंगे। वो उठकर दूसरा कबाब उठा रहा था। वो मेरा मेहमान था। घर आए के साथ कोई ऐसा करता है? और वो तो था भी मासूम। आप ऐसा करें, इसने कबाब तोड़कर मुंह में रखते हुए कहा, पप्पा की शादी करा दें। बड़े अब्बा ने शौकी नजरों से इसे देखा। मैं करा सकता हूँ। सादी ने चबाते हुए आंखें सुखेड़ कर सोचा, टेक्निकली हाँ, हाइपोथेटिकली शायद, वो प्रैक्टिकली तो बिल्कुल भी नहीं। उम्मीद है शुरू की हुई बात के आखिर में झुरझुरी लेकर इसने सर झटका। बड़े अब्बा व्हीलचेयर के पहिए चलाते इसके करीब आने लगे। पढ़ी लिखी लड़कियां जब 30 अबूर कर जाएं और इनके पास ना खत्म होने वाले दलाइल हो तो इनको कोई शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकता। और गमजदा मुस्कुराहट से सादी का चेहरा देखा। और वो तो इसे घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, जिंदगी में कैसे करेगी? कबाब में कोई हड्डी थी शायद जो सादी के हलक में फंस गई। वो बेख्तियार आगे झुककर खांसा, फिर चेहरा उठाकर उड़ी रंगत के साथ इनको देखा। मैंने ये तो नहीं कहा था 6 फुट का पोता 25 साल का होकर बाहर से डिग्री लाकर समझता है कि वो दादा की दवाइयों की पर्ची पढ़ सकता है और दादा इसका जहन नहीं पढ़ सकता। सादी ने बौखला कर दरवाजे को देखा। आहिस्ता बोलिए, मैं आंख कर दिया जाऊंगा। बड़े अब्बा उदासी से मुस्कुराए। ये मेरी भी ख्वाहिश है, हमेशा थी, मगर वो कभी नहीं मानेगी। सादी बिल्कुल चुप हो गया। तभी राहदारी से कदमों की आवाज आई। सादी ने जल्दी से कबाबों की प्लेट वापस रखी और सीधा होकर बैठा। जॉब पे नहीं जा रहे हो आजकल? जमर अंदर आई, सामने टांग पे टांग रख कर बैठी। लिबास बदलकर फ्रेश और संभली हुई थी। मंडे तक ऑफ लिया है, कुछ काम निपटाने थे। वो बजाय सरसरी लहजे में कहते हुए गाहे बगाहे मोहतात नजर इस पे डालता। अगर तुम्हें मेरा वो रवैया बुरा लगा है तो मैं माजरत करती हूँ, मगर मुझे इसका कोई अफसोस नहीं, क्योंकि अगर तुम खुद को मेरी जगह रखकर सोचो तो तुम्हें मैं हक बजाने में नजर आऊंगी। निहायत ठंडे लहजे में वो शुरू हुई। मेरी जिंदगी के कुछ उसूल है। मैं जिनको पसंद नहीं करती इनसे भी मिलती लेती हूँ, मगर जिनसे नफरत करती हूँ, बिलखसूस किसी ऐसे शख्स से जिसने मुझे नुकसान दिया हो, तो इसको मैं अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस बारे में मुझे अपने जज्बात छुपाने की जरूरत नहीं है। आखिर में हल्के से शाने उचकाए सादी ने सर हिलाया। वो जज्बात नहीं थे, मगर ढेरों कर छुपा कर आई थी।
आइंदा कोई कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको तकलीफ दे समर, और जो दे चुके हैं वो जरूर भुगतेंगे। मुझे इनके भुगतने से गर्ज नहीं है, मगर आप तो इंसाफ का साथ पे यकीन रखती थी। माफ मैंने अभी भी नहीं किया शादी, मगर मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं खुद को तकलीफ नहीं देना चाहती। वो संजीदगी से कह रही थी, अब्बा आपको इससे मिलना है तो जरूर मिले, मगर मेरी मौजूदगी में ये मत किया कीजिए। हमने तो यही समझा था ना। सादी ने मुश्किल खुद को कहने से रोका। सादी चाहता है हम कल रात इसकी तरफ खाना खाएं। बड़े अब्बा ने बात बदल दी, न तायद की न इनकार किया। सुमन ने सादी को देखा जो मुतज़्ज़ज़ सा इसे देख रहा था। वो जरा सा मुस्कुराई। श्योर, हम जरूर आएंगे। सादी की रंगत वापस आई। वो मुस्कुराता हुआ उठा। हम सब इंतजार करेंगे। जुमर की मुस्कुराहट इसकी आंखों में भी थी। वो अब बेहतर महसूस कर रही थी। तुम जिसे नूर सुबह कहते हो, मैं इसे गिर्द शाम भी ना कहूँ। रात की सी आबशाम पूरे शहर में जगमगा रही थी। कारदार के अजीमुशान के सर के सामने लॉन नशेब में जाता तो आगे अनेक्सी थी। फारिस दरवाजे पे खड़ा चाबियों के गुच्छे से एक लगा रहा था। जीन्स पे बटनों वाली शर्ट पहने, कफ कलाई पे मोड़े, इसका चेहरा बेतासुर था। दरवाजा खोला, इसने अंदर कदम रखा, बिना देखे दीवार पे हाथ मारा और सीधा दूसरा बटन दबाया। दाखिली हिस्से की बत्ती जल उठी। वो छोटे छोटे कदम उठाता अंदर आया, गर्दन घुमाकर छत, खिड़कियों, दीवारों को देखता। वो राहदारी से गुजरा था। घर बाहर से पेंट शुदा था कि कारदार अपने घर पेंट करवाते तो इसका काफी बैरूनी हिस्सा करवा देते कि इनके लॉन से वो दिखाई देता था। अलबत्ता अंदर से घर मामूली था। नॉर्मल फर्नीचर, चिप्स का फर्श, दीवार और छत के मिलने की जगह पे उखड़ा पेंट। वो आगे बढ़ता गया। जवाहिरात ने यहाँ की सफाई करवा दी थी। आज वो साफ सुथरा सा पड़ा था, मगर फिर भी पुराना और मामूली लगता था। लाउंज छोटा सा था। इसके एक तरफ खाने की गोल मेज रखी थी। ड्राइंग रूम अलग था। सीढ़ियां ऊपर जाती थी। एक तरफ दरवाजा था जहाँ से सीढ़ियां बेसमेंट में जाती। बेसमेंट तहखाने की तरफ थी। पूरे घर के रकबे पे फैला कमरा जिसमें सतून थे, मगर दीवारें नजारत इस तहखाने में काट कबाड़ था। फारिस इधर नहीं गया। वो ऊपरी मंजिल पे आया। आगे टेरेस भी था और अंदर दीवार पे एक तस्वीर थी। तस्वीर में वो हल्का सा मुस्कुरा रहा था। बिल्कुल हल्का सा एश ग्रे डिनर सूट में मलबूस था। बाल अब जैसे थे। साथ एक साड़ी में मलबूस लड़की खड़ी थी। स्टेप में कटे बाल, बड़े झुमके, जाजे पे नजर। वो भी मुस्कुरा रही थी। फारिस पलट गया। इसका चेहरा बेतासुर था। बाथरूम में आकर इसने नल खोला और आस्तीन मोड़ कर वजू करने लगा। टेरिस से बाहर रोशनी में नहाया का सिर्फ दिखाई दे रहा था। अंदर मुलाजमाओं की चहल पहल दी जारी थी। जवाहिरात सरबराही कुर्सी पर बुरा जमान नजाकत से छुरी कांटे से स्टेक का टुकड़ा तोड़ रही थी। दाएं हाथ पे बैठा हाशिम प्लेट पे झुका खाने में मगन था। इसके मोबाइल के मैसेज टून वक्फे वक्फे से बज रहे थे। जवाहिरात के दूसरे हाथ बेटा नौशेरवा बेदिली से कांटा प्लेट में उलट पुलट कर रहा था। इसकी शेप बड़ी हुई थी। तुम आज फिर ऑफिस नहीं आए? जवाहिरात ने कांटा चलाते बस निगाहें उठाकर शेरू को देखा। इसने बेचारी से चेहरा उठाया। आप लोग मुझे कुछ देर के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते? मम्मी, हाशिम ने निगाहों में जवाहिरात को तंबीह की। इसने जरा से शाने उचकाए। मेरा ख्याल था तुम अब तक अपने भाई को समझा चुके होगे, मगर ये हनूत इस औरत के गम में है जो इसको गधा समझकर इस्तेमाल करके चली गई। आप चाहते हैं मैं टेबल से उठ जाऊं? इसका चेहरा सुर्ख पड़ने लगा। शेरू, बदतमीजी मत करो, वो हमारी माँ है। वो जिस तरह हाशिम ने सिर्फ निगाह उठाकर सख्ती से कहा था। नौशेरवा ने गर्दन झुका ली। जवाहिरात ने गहरी सांस लेकर क्लास लबों से लगाया। मैं इस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या करते हैं। और ये पूरा हफ्ता हमने तुम्हारा ख्वाह का गुस्सा बर्दाश्त किया। तुम हमें ही मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हो। अगर सादी ने और इस नाम पे नौशेरवा की कंपटियां फटने को थी, कुछ बुरा किया भी है तो तुम्हारे भाई के साथ, और जब वो कह रहा है कि वो इसे संभाल लेगा तो तुम क्यों अपना खून जला रहे हो? नौशेरवा ने कांटा रख दिया। बस खा चुका था वो। फारिस चला गया। हाशिम ने दानस्ता माँ को देखते हुए मौजू बदला। वो अभी ठंडे अंदाज में शेरू की मजीद क्लास ले सकती थी, मगर हाशिम के मुसलसल निगाहों से तंबीह करने पे गहरी सांस लेकर बोली, मेहमान से 2-4 दिन बाद बदबू आने लग जाती है, तो आज इसका घर तैयार करवा दिया था। नौशेरवा उठने के लिए वर्त तोल रहा था, मगर बहरहाल इसमें इतनी जरूरत न थी कि बड़े भाई और माँ के सामने से यूं उठ जाए। हाशिम का मोबाइल फिर बजा। इसने एक हाथ से कांटा लबों तक ले जाते दूसरे हाथ से फोन कान से लगाया। जी जी, आपका काम हो गया था। मैं सुबह तक किस केस फाइल आपको भिजवा दूंगा।
जी बिल्कुल, इसने प्लेट परे की और दूसरा नंबर मिलाने लगा। हाशिम के हर वक्त बजते फोन के वो आदी थे। जी समर, कैसी हैं आप? इन दोनों ने चौंक कर इसे फोन पे कहते सुना, मैंने आपको एक केस फाइल का कहा था। ओके, वो कॉपी हो गई है। अच्छा, मैं ड्राइवर को भेज देता हूँ, आपके घर से पिक कर लेगा। इसने रुक कर सुना। आप किधर हैं? खैरियत? शादी की तरफ? अच्छा। हाशिम बात दोहराने का आदी न था, मगर चूंकि ये इसके लिए भी गैर मुतवक्का था, सो वो दोहराता गया। निगाह उठाकर शेरू को देखा, वो बाएं पीछे इसे ही देख रहा था। चले, जब आप वापस आए। अच्छा, सुबह वहीं से कोर्ट जाएंगी? ओके, कोई मसला नहीं। शादी करीब है तो मेरी बात करवा दे, वो कहते हुए अपने छोटे भाई को देख रहा था। जवाहिरात भी नैपकिन से लब थपथपाती इधर ही मुतवज्जा थी। क्या हाल है शादी? वो बोला तो आंखों में सदमेरी दराई। नौशेरवा ने हूं के कर इस्तेज़ाइये सर झटका। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा है कि सुबह मेरी सेक्रेटरी से तुम्हें कॉल करके कल की अपॉइंटमेंट देगी। जरूर आना, मैं इंतजार करूंगा, कहकर इसने फोन रख दिया। ये गिराया आपने इसे डीए की नजरों से कि वो एक दफा फिर फैमिली बन गए। वो कल आएगा, मैं इससे बात करूंगा और मैं सब संभाल लूंगा। अब वक्त आ गया है कि तुम शादी यूसुफ ऑब्सेशन आसेफ से बाहर निकलो। हर फिक्र तोड़ तोड़ कर तहम्मुल से अदा किया। नौशेरवा रिलैक्स। जवाहिरात अब के नरमी से शेरू का हाथ दबाया। इसने बजाय खुद को नॉर्मल करते वक्त बाद में सर हिला दिया। बहरहाल तासुरात छुपाने में माँ और भाई जैसा माहिर न था। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब होती अगर शादी के हाथ कुछ ऐसा लगता जो हमें नुकसान दे। मैं समझ गया, मैं ठीक हूँ। वो अपना मोबाइल निकालते हुए उठ गया। जवाहरात ने कदर तशवीश से गर्दन उठाकर इसे देखा। कहाँ जा रहे हो? सरमत वगैरह ने बाहर खाने का प्रोग्राम बनाया था, पहले इनकार कर दिया, अब चला ही जाता हूँ। मूड अच्छा हो जाएगा, वरना जब तक कि ये शादी यूसुफ जिंदा है मेरी जिंदगी के मसाइल का शिकार ही रहेगी। सर झटक कर वो कहता वो निकलने लगा। फिर जैसे अपनी ही बात ने सोच का एक नया दर्द दिखाया। मर क्यों नहीं जाता ये शादी? आखिर इतना तो बम ब्लास्ट होते हैं रोज। वो तो कहकर निकल गया, मगर हाशिम बेख्तियार सांस रोके इसको देखने लगा। सोच समझ कर बोला करो, इसने कब से कदरे बरहमी से पुकारा। शेरू ने मुड़े बगैर बाय का हाथ हिलाया और अगले आगे बढ़ता हुआ, मुझे यकीन नहीं आता वो दोस्तों के पास जा रहा है। अगर आप इसे हर तरह हर वक्त इसको मनफी रुख दिखाती रही तो वो वाकई किसी के पास जाने के काबिल नहीं रहेगा। तुम्हारे ख्याल में मैं इसकी भलाई नहीं चाहती? क्या हम सुकून से खाना खा सकते हैं? हाशिम वापस प्लेट की तरफ मुतवज्जा हुआ। श्योर। जवाहिरात ने नजाकत से शाने उचकाए, उंगली से सामने गिरे बाल पीछे किए और घूंट घूंट जूस पीने लगी। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि नॉवेल आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर नॉवेल आप लोगों को पसंद आ रहा है तो नॉवेल को लाइक, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाए।